आपका मुनाफे की मंडी में, जहां हम आपको कमोडिटी मार्केट की तमाम बड़ी खबरें बताते हैं, साथ ही आपके लिए इंट्राडे पोजिशनल कॉल्स भी लेकर आते हैं। लेकिन सबसे पहले बाजार की चाल पर नजर डाल लेते हैं कि बाजार में आखिर हो क्या रहा है। तो गोल्ड और सिल्वर को देखें तो आज अच्छी तेजी है। जिस तरह की अनसर्टेनिटी मार्केट में है उसका फायदा यहां पर गोल्ड और सिल्वर को साफ तौर से मिल रहा है। कच्चा तेल भी जियोपॉलिटिकल रिस्क की वजह से ही तेज है। हालांकि बाजार के अनुमान के मुताबिक ओपेक प्लस ने उत्पादन जुलाई में लगातार तीसरे महीने सेम क्वांटम में उत्पादन बढ़ाने का फैसला किया है। लेकिन आज क्लियर विनर यहां पर क्रूड, एनजी, गोल्ड और सिल्वर है। चलिए सबसे पहले इसी पे बातचीत करते हैं, फिर हम बढ़ेंगे आगे और एडिबल ऑयल पे बात करेंगे। और हमारे साथ सिंगापुर से एसडी गथरी के सीईओ संदीप भान साहब भी हैं, उनसे भी चर्चा करेंगे। लेकिन एक बार गोल्ड सिल्वर का टेक ले लेते हैं। हमारे साथ दिव्या गगलानी हैं और बिटूपन मजुमदार हैं। आप दोनों मेहमानों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले बिटूपन, आप बताइए सोने चांदी की चाल आपको कैसी दिख रही है? ये जो तेजी दिख रही है, इस तेजी में क्या करना चाहिए? तो बाई करना चाहिए। पहला जो इशू है, लास्ट कल जिस तरह से यूक्रेन की तरफ से रशिया पे अटैक हुआ था और जिस तरह से अभी बयानबाजी हो सकता है या जो एक पैनिक सिनेरियो हो सकता है गोइंग फॉरवर्ड, क्योंकि कुछ ऐसे भी बात निकल रहा है कि कोई न्यूक्लियर के बारे में भी बात हो सकता है, थोड़ा सा इस तरह का वर्डिंग भी हो सकता है, तो जिसके कारण थोड़ा सा बाजार में जो रिस्क प्रीमियम है वो फिलहाल बढ़ रहा है। और अभी गोल्ड हम लोग जब बात कर रहे हैं कॉन्टिन्यूसली अपसाइड में ही है। और जो हम लोगों ने, मैंने जो सबे सोचा था कि टारगेट 96,600, अभी बाजार उसके ऊपर ही ट्रेड कर रहा है। तो मैं मान के चल रहा हूँ गोल्ड में बाय साइड पे रहना चाहिए। कोई भी डिप हो या मार्केट में भी ले सकते हैं फिलहाल के लिए, क्योंकि 96,600 का जो एक रेजिस्टेंस था उसके ऊपर अभी फिलहाल के लिए एक हॉराइजॉन्टल लेवल था, उसके ऊपर भी ट्रेड कर रहा है। और जो मैंने रिकमेंडेशन दिया था उसको मॉडिफाई करना पड़ेगा। मेरा टारगेट अभी थोड़ा एक्सटेंड करूंगा 97,200 का, और एंट्री लेवल भी मार्केट या 96,500 के आसपास बाय कर सकते हैं। और स्टॉप लॉस भी मैं मॉडिफाई करूंगा 96,100, जो दिन के ओपनिंग था। तो ओवरऑल सेंटीमेंट देखिए, गोल्ड में अभी जियोपॉलिटिकल ट्रिगर के कारण पॉजिटिव मोमेंटम पे है और बाजार अभी पॉजिटिव टेरिटरी है। अगर मैं स्पॉट गोल्ड में भी देखता हूँ, एक फॉर्मेशन था, फ्लैग फॉर्मेशन जैसा अभी बना रहा है बाजार। और अगर ये ब्रेकआउट होता जाता है तो 3350, 3400 इमीडिएटली बन सकता है बाजार में एक तेजी का। तो बाय द डिप या बाय ऑन द मार्केट स्टॉप लॉस के साथ करना है। तो पॉजिटिव मोमेंटम फिलहाल के लिए ऑन द जियोपॉलिटिकल यूक्रेन रशिया का फ्रेश इशू के कारण लग रहा है फिलहाल के लिए। आप बताइए दिव्या, आपकी क्या कॉल है? और जिस तरह के जियोपॉलिटिकल माहौल बन रहे हैं, ट्रेड को लेकर भी काफी अनिश्चितताएं काफी ज्यादा है, बयानबाजी भी हो रही है, आरोप प्रत्यारोप भी लग रहे हैं, जिनपिंग और ट्रंप एक दूसरे पे लगा रहे हैं कि जो संधि हुई थी टैरिफ विराम की उसको भी तोड़ने की बात हो रही है। क्या हो रहा है सर गोल्ड और सिल्वर में? क्या कुछ होगा आगे मार्केट में? गुड मॉर्निंग युष्मान जी। गुड मॉर्निंग सर। गोल्ड की बात करें तो लास्ट वीक हमें कोई मेजर ट्रिगर था नहीं प्राइसेस के अंदर, इसलिए प्राइसेस हमने देखे कि मोस्ट ऑफ द टाइम एक साइडवेज ही ट्रेड कर रहे थे। पर ये वीक एक अच्छी शुरुआत देखने मिली है बिकॉज ऑफ द जियोपॉलिटिकल टेंशन। यूक्रेन ने जो ड्रोन अटैक किया था रशियन एयरबेस से, तो काफी भारी मात्रा में नुकसान हुआ है उनका। ऑलमोस्ट मोर देन 40 वॉरप्लेन डैमेज हुए हैं। तो अभी मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा है कि मे बी रशिया जो है काफी स्ट्रॉन्ग स्टेप ले सकता है अगेंस्ट यूक्रेन। तो जो एक सेफ हेवन बाइंग देखने मिल रही है हमें सोने के अंदर। साथ ही साथ एक इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी भी है कि ट्रम्प जो है वापस से टैरिफ का जो वॉर है वो वापस से स्टार्ट हो सकता है ऐसा, क्योंकि वापस एल्यूमिनियम पे भी जो टैरिफ है उसने बढ़ा दिया, ऑलमोस्ट जून महीने से डबल कर दिया है। और जैसे कि आपने कहा कि जिनपिंग और ट्रम्प एक दूसरे पे आरोप भी लगा रहे हैं कि जो ट्रेड जो टैरिफ है उसको लोग वायलेट कर रहे हैं जो भी हुआ है। तो प्राइजेस को जो एक सपोर्ट मिलता रहेगा। तो बाय ऑन डिप्स का एक व्यू रखे सोने के अंदर। इंट्राडे में 96,150 का जो लेवल है, अगर वहां पे आता है तो वहां पे बाई करें। स्टॉप लॉस हम 95,950 का रखें। टारगेट ऊपर में 96,450 का मेंटेन करें। ओके, यानी दोनों में आपको यहाँ पे तेजी दिख रही है। और चलिए क्रूड की बात कर लेते हैं, फिर हम खाने के तेल की बात शुरुआत करेंगे, क्योंकि कच्चा तेल आज 2.5% से ज़्यादा ऊपर है। और हालांकि ओपेक प्लस ने सप्लाई बढ़ाने का फैसला तो किया, तो ये बाजार पहले से ही डिस्काउंट कर चुका था, इस वजह से उसका कुछ असर नहीं हुआ, दबाव नहीं बढ़ा। लेकिन सपोर्ट मिल रहा है जियोपॉलिटिकल रिस्क से। जिस तरह से यहाँ पर तनाव बढ़े हैं, रूस यूक्रेन ने इतना बड़ा हमला ड्रोन के जरिए किया है, वो भी जब इस्तांबुल में आज दूसरे दौर की मीटिंग भी होनी है सीज फायर को लेकर, इससे लग नहीं रहा है कि कुछ बातचीत बनेगी। बिटूपन, क्या दे इन खबरों के बीच में क्रूड की चाल आगे क्या रहेगी और इस तेजी के बाद अब क्या करे क्रूड में?
देखिए बिस्मोन जी, क्रूड ऑयल का दो तरह से ट्रिगर है। एक तो है कि बाजार कंफर्टेबल सप्लाई पे है और अभी इमीडिएटली आ रहा है जियोपॉलिटिकल टेंशन जो एक रिस्क प्रीमियम है, और दो तीन चीज और भी है। पहला तो यूएस का भी समर ड्राइविंग सीजन शुरू हो रहा है अभी, होने वाला है। और दूसरा एक नोवा का प्रेडिक्शन भी आया था कि यूएस में शायद इस बार जो हरिकेन आएगा थोड़ा एक्टिव रहेगा, एक्टिव हरिकेन सीजन होगा या ज्यादा हो सकता है कुछ, काफी एक रिपोर्ट भी आया था। तो इसलिए बाजार में थोड़ा डाउनसाइड लिमिटेड है। जैसे कि हम लोगों ने लास्ट कुछ सेशन में हम लोगों ने बात किया था कि बाजार कोई डाउनसाइड सस्टेन भी नहीं करेगा, अपसाइड भी बहुत ज्यादा तेजी नहीं होगा। लेकिन अभी फिलहाल के लिए लग रहा है कि क्रूड ऑयल एक बार और $2-3 अपसाइड जाने के लिए कोशिश कर सकता है बिकॉज ऑफ जियोपॉलिटिकल प्रीमियम एंड ऑन द सेम टाइम स्लाइट रिकवरी ऑफ द डिमांड फ्रॉम द यूएस ऑन द गैसलीन। गैसलीन में थोड़ा डिमांड बढ़ सकता है। तो मुझे लग रहा है कि भाव शायद एक बार 54.50 या 54.30 तक आने के लिए कोशिश करेगा वो सेंटीमेंट वाइज। और ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से मैं क्या मान के चल रहा हूँ कि यहाँ पे थोड़ा डिक्लाइन में या डिप में बाय करना है। 5290 या 5300 वाला जो लेवल है दैट्स ए सेफर लेवल, वहां पे लेना है। 5390 से लेके 5450 का एक सप्लाई जोन है, वहां तक मेरे हिसाब से कोई भी आता है तो प्रॉफिट ले लेना चाहिए, प्रॉफिट बुक करना चाहिए। तो फिलहाल एक मॉडरेट अपसाइड के लिए मैं बाजार को देख रहा हूँ। एग्रेसिवली अभी फिलहाल के लिए बहुत ज्यादा नहीं देख रहा हूँ अपसाइड। हाँ, हो सकता है या जियोपॉलिटिकल और भी ज्यादा स्ट्रेस बिल्डअप होता है तो और शार्प स्पाइक हो सकता है। लेकिन फिलहाल के लिए मैं बाय द डिप्स और मॉडर्न अपसाइड के लिए देखूंगा। बता दीजिए दिव्या, आपकी कॉल क्रूड में मौजूदा माहौल में क्या करना चाहिए, इस तेजी के बाद क्या सलाह है सर? क्रूड ऑयल की बात करें अगर मैं सबसे पहले टेक्निकली बात करूं तो प्राइसेस जो है काफी टाइम से 5100 से लेके 5500 के बीच में ट्रेड कर रहा है। तो मेरे हिसाब से ये वन ऑफ द बेस्ट ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी है ट्रेडर्स के लिए कि 5500 के ऊपर प्राइस सस्टेन कर नहीं रहा है और नीचे जो है 5000 के नीचे जा नहीं रहा है। तो ये रेंज में अगर हमें जब भी लोअर बैंड पे मिल रहा है तो वहां पे बाई करें, हायर बैंड पे जो है सेल कर सकते हैं। पर अभी जैसे कि करंट फंडामेंटली देखे तो जियोपॉलिटिकल टेंशन जो है मार्केट में, तो क्रूड ऑयल को लोअर बैंड पे सपोर्ट करेगा और कोई भी करेक्शन आता है क्रूड ऑयल में तो बाय डिप्स पे ही रहे। 5200 का जो कॉल ऑप्शन है 210 के करीब बाय करें, स्टॉप लॉस हम 185 का रखें, टारगेट ऊपर में 240 का मेंटेन करें। ओके, चलिए क्रूड की बात हो गई है। क्रूड के बाद अब बात कर लेते हैं खाने के तेल की। हमारे साथ संदीप भांस साहब हैं, एसडी गथरी के सिंगापुर डिवीजन के सीईओ हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने एक अहम दिन और अहम खबर पर राय देने के लिए आपने वक्त दिया है हमें। सर, जो खाने के तेल पर क्रूड पाम, क्रूड सोया और क्रूड सनफ्लावर, यहाँ पर बेसिक कस्टम ड्यूटी को घटाकर 20% से 10% किया गया है और जो इफेक्टिव ड्यूटी है वो घटकर 27.5 से 16.5% हो गई है। सर, इसका बाजार पर इम्पैक्ट आप क्या देखते हैं? और एक तो ड्यूटी डिफरेंस की मांग कर रहे थे घरेलू बाजार में, यहाँ पे ट्रेड बॉडी की तरफ से लगातार डिमांड थी, वो डिफरेंस अब 19% के से ज़्यादा की हो चुकी है। तो क्या लग रहा है आने वाले समय में क्रूड ऑयल का ज़्यादा इंपोर्ट होगा? देखिए विश्वमोहन जी, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अभी ये ड्यूटी क्रूड ऑयल पे घटा दी है, इसका बेनिफिट डेफिनेटली इंडियन इंडस्ट्री को मिलेगा। इंडियन रिफाइनर्स की ये कई सालों से ये डिमांड थी कि पाम ऑयल और रिफाइंड पाम ऑयल, क्रूड पाम ऑयल और रिफाइंड पाम ऑयल का डिफरेंस बढ़ाया जाए ताकि इंपोर्ट सीपीओ का ज्यादा हो और रिफाइनरी चले। इसका अच्छा काम हो गया, उनकी रिक्वायरमेंट मीट कर दी गवर्नमेंट ने। अब इसका असर इंटरनेशनल मार्केट पे आएगा। वी विल सी डेफिनेटली थोड़ा सा रिएक्शन मलेशिया के फ्यूचर्स मार्केट पे, प्राइसेस पे थोड़ा सा असर आएगा, ऊपर की ओर जाएगा प्राइसेस। और आहिस्ता आहिस्ता ये प्राइसेस बाद में एडजस्ट डिपेंड करेगा टोटली कि इंडिया की कैसी बाइंग आती है। अभी सामने के सामने अगर देखिए तो अभी जून शिपमेंट में पाम ऑयल बड़ा डिस्काउंट पे था सोयाबीन ऑयल के सामने, उसके चलते इंडिया ने बड़ी एग्रेसिव बाइंग करी है। करीब 9 लाख टन माल जून में शिप हो रहा है इंडिया को। पर अगर अपन जुलाई अगस्त सितंबर का प्राइसेस देखें तो सोयाबीन ऑयल और पाम ऑयल सेम प्राइसेस पे था। मे बी पाम ऑयल थोड़ा सा, क्रूड पाम ऑयल थोड़ा सा प्रीमियम बनाया था। अब जुलाई अगस्त सितंबर को फिर से देखना पड़ेगा क्या पाम ऑयल इससे और ऊपर जा सकता है अगर सोयाबीन ऑयल ऊपर नहीं जा पाया। इसका इंपैक्ट अभी आज बाजार बंद है, यहाँ पे कल खुलेगा, अगले 1 हफ्ते 2 हफ्ते में इसकी क्लैरिटी आ जाएगी कि पाम ऑयल कितना ऊपर प्रीमियम बना सकता है या बना भी पाएगा कि नहीं बना पाएगा अगेंस्ट सोयाबीन ऑयल। क्योंकि अभी सामने के सामने पाम को खाली सोयाबीन ऑयल की सप्लाई बहुत ज्यादा है जो सामने के सामने दिख रही है। सनफ्लावर ऑयल की भी सप्लाई आएगी पर उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। ओके, तो आपको क्या लग रहा है सर कि बहुत ज़्यादा तेज़ी नहीं आएगी यहाँ पर, क्योंकि रिफाइंड में बहुत ज़्यादा बदलाव को, ड्यूटी को वही सेम लेवल पे रखा गया है?
देखिए, रिफाइंड ऑयल जो बेसिकली इंडोनेशिया से एक्सपोर्ट होता था इंडिया का, वो करीब करीब एक पिछले साल के ऑयल ईयर में देखे, नवंबर 23 टू अक्टूबर लास्ट ईयर, वो करीब करीब 2 मिलियन टन था। अब ये 2 मिलियन टन एक्सपोर्ट होना इंडिया वर्चुअली बड़ा मुश्किल है, क्योंकि 2 मिलियन टन का तेल 20% डिफरेंस, 19.5% डिफरेंशियल में आना बड़ा मुश्किल, अनलेस एंड अनटिल ओरिजिन ये जो ड्यूटी का डिफरेंस है उसको एब्जॉर्ब करेगा, जो अभी लगता बड़ा कम चांस है। ओवरऑल सर, अब यहां से दाम को लेकर आपका क्या आउटलुक, क्या है? अगर प्राइस आउटलुक मैं आपसे पूछूं तो यहां से किस खाने के तेल के दाम ऊपर की तरफ जाएंगे? कहां आपको लग रहा है कि दायरे में ही रहेगा बाजार? अब देखिए, बाजार फिर भी दायरे में रहेगा। जो पाम में थोड़ा सा ये बन रहा था कि थोड़ा सा और नीचे आएगा, उसको अब एक फर्म सपोर्ट मिल गया इंडिया की तरफ से। ड्यूटी कट से क्रूड पाम ऑयल के लिए अब एक सपोर्ट आ गया यहाँ पे। इससे नीचे ये प्राइसेस अनलाइकली जाएंगे, क्योंकि अगर ये प्राइसेस नीचे जाते हैं तो इंडिया विल बी अ बिग बायर एवरी मंथ, क्योंकि रिप्लेसमेंट इंडिया को आरबीडी ओलिन की सीपीओ से करनी है। सीपीओ से करनी है तो वो ज्यादातर मलेशिया या इंडोनेशिया से ही आएगा, और यहाँ पे प्राइसेस उतना घटेंगे नहीं। आप एक तरह से मान के चला, फर्म सपोर्ट है। अब क्या ये प्राइसेस यहाँ से और ऊपर जा सकते हैं? इट विल डिपेंड अ लॉट ऑन कंपीटिंग ऑयल्स, मेनली सोयाबीन ऑयल के प्राइसेस कैसे रहेंगे। शुक्रिया सर, आपने वक्त दिया और बताया कि मार्केट में क्या नहीं। हालांकि आज बंद है, अब देखते हैं किस तरह की तेजी आती है भारत सरकार के इस फैसले के बाद। लेकिन एक लंबे समय से डिमांड चल रही थी कि ड्यूटी डिफरेंस को, रिफाइंड और क्रूड के जो डिफरेंस है ड्यूटी डिफरेंस को, उसको बढ़ाया जाए, और इसकी डिमांड लगातार सॉल्वेंट एक्सट्रैक्टर एसोसिएशन भी कर रही थी। हमारे साथ सीए के ईडी हैं बीबी मेहता साहब, बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त दिया है। सर, कई बार हर इंटरव्यूज में आप इस तरह की बात, मैं पूछता भी नहीं था तो भी आप कहते थे कि ड्यूटी डिफरेंस होना चाहिए, अब वो हो गया है। आपको लग रहा है अब ठीक है? और 2019-20 और 20-21 के जो डेटा थे, ड्यूटी डिफरेंस नहीं हो, जिस समय काफ़ी ज़्यादा था, उस समय करीब करीब 90 to 92-93% के आसपास हम क्रूड पाम तेल का ही इंपोर्ट करते थे। अब वो फिर से बढ़ जाएगा और क्रूड पाम तेल का ही इंपोर्ट ज़्यादा होगा? ऋषभ मोहन जी, आपको धन्यवाद देता हूं कि आप लोगों ने भी काफी इंडस्ट्री को सपोर्ट किया है। ये जो बड़ा बर्निंग इश्यू था, वो बर्निंग इश्यू में आपने जो हमारा सपोर्ट दिया, उसके लिए आपको धन्यवाद दे रहा हूं। और दूसरा, जो अभी ये डिसीजन लिया गया है, एक मिनट जस्ट एडजस्ट कैमरा, नहीं, हाँ, एडजस्ट नहीं हो रहा। बिल्कुल, हाँ, अभी ठीक होगा जी जी। जो ड्यूटी डिफरेंस किया है वो काफी 2 साल से या रादर देन 3 साल से रिफाइनर्स काफी परेशान थे, और उनको ऐसा लग रहा था कि हम रिफाइनर से पैकर बन गए थे, क्योंकि जहां लैंडेड कॉस्ट जो रिफाइंड ऑयल की थी कम से $50 कम आ रही थी, क्योंकि डेस्टिनेशन में सीपीओ पे ड्यूटी ज्यादा थी और आरबीडी ओलिन पे कम थी, और इसके वजह से यहाँ प्रॉब्लम आ रहा था। मगर अभी जो गवर्नमेंट ने एक बोल्ड डिसीजन लिया है कि भाई ड्यूटी डिफरेंस जो हम बोल रहे थे कि भाई 7.5% काफी कम है और बढ़ाना चाहिए, गवर्नमेंट ने एक समझा और डिसीजन लिया है। उसके 2 फायदा है। हमारी जो रिफाइनिंग इंडस्ट्री है, जिसकी कैपेसिटी यूटिलाइजेशन पहले 50% थी और 30% से नीचे चली गई थी, काफी रिफाइनर एनपीए बनने जा रहे थे, और कम से 10,000 करोड़ से ज्यादा इन्वेस्टमेंट हुआ था। तो ये फिर से इंडस्ट्री ठीक चलेगी, उसमें वजह से वैल्यू एडिशन भी यहाँ होगा, एम्प्लॉयमेंट भी यहाँ होगा, और जो हम आत्मनिर्भरता की बात करें मोदी साहब, वो यहाँ ही होगा। तो डेफिनेटली आत्मनिर्भरता सर कैसे होगा? जब आपका इंपोर्ट का ज्यादा होगा, ड्यूटी कम है, तो फिर कैसे हम आत्मनिर्भर हो पाएंगे? नहीं, देखिए, इट्स ए रिप्लेसिंग आरबी ओलिन, जो फिनिश प्रोडक्ट आ रहा था उसकी जगह पे सीपीओ आएगा। आत्मनिर्भर ये है कि अपने यहाँ बनेगा अभी रिफाइंड ऑयल, पहले तैयार माल आ रहा था, अभी रॉ मटेरियल आएगा और रिफाइंड यहाँ बनेगा। वो आत्मनिर्भर की बात है। जो आप और आगे बताना चाहते हैं कि ऑयल सीड की प्रोडक्शन बढ़े, और हमारा वो तो एक लक्ष्य है हमारा कि भाई ओवर द ईयर हमारी डिपेंडेंस ऑन इंपोर्ट कम होनी चाहिए, चाहे क्रूड हो या तो रिफाइंड हो, वो होनी चाहिए। ये आज का डिसीजन वजह से रिफाइंड ऑयल आना काफी कम हो जाएगा, ज्यादा क्रूड आएगा, और क्रूड की वजह से यहाँ की रिफाइनरी चली। वो आत्मनिर्भर की ने जैसा तरफ की बात कहा है। भी
जी, जो अब मार्केट शेयर था जो 92% के आसपास हुआ करता था 2020, 21 और 19, 20 में, वो लगातार घटता जा रहा था। क्रूड पाम तेल का 71% पे आ चुका है 2024-25 के जो नवंबर से अप्रैल तक के आंकड़े हैं। तो इसके अलावा प्राइसेस को लेकर क्या लग रहा है, आउटलुक क्या है सर आपका, पाम का, सोया का, कहाँ आपको लग रहा है तेजी दिख रही है यहाँ से? तेजी की क्यों बात कर रहे हैं आप? मैं ये बताना चाहता हूँ, जैसे आज 10% ड्यूटी कम हुई, उसका मतलब है कम से कम ड्यूटी के फर्क में 9,000 रुपए का फर्क पड़ रहा है। और 9,000 का फर्क पड़ेगा तो नेचुरली पार्टली डेस्टिनेशन में बढ़ेगा, और साथ में यहाँ भी 4-5 हजार रुपया, मतलब 4 से 5 रुपए किलो पे कम होना चाहिए, तो कंज्यूमर को भी फायदा होगा। तो रिफाइनर सर इंटरनेशनल मार्केट के लिहाज से पूछ रहा था, क्योंकि वहां पर भी रेट एडजस्ट हो जाते हैं, अगर यहाँ पर ड्यूटी कम होती है तो वहां पे बढ़ जाते हैं, इस हिसाब से पूछ रहा था। सलमान साहब, जब भी हमारी ड्यूटी बढ़ती है तो वहां कम होता है भाव, और हमारा जब भी ड्यूटी बढ़ती है तो वहां थोड़ा डेस्टिनेशन होता है। जरूर नहीं कि 100% अपने को बेनिफिट, वो हो सकता है कि आज $100 कम हुआ है ड्यूटी में, तो हो सकता है $25-30 वहां होगा और $60-70 ये साइड पे होगा। ऐसा होता ही हर दफा। तो वो मुझको यहाँ पे फायदा ही मिलने वाला है, कंज्यूमर को फायदा मिलेगा ही। ओके, शुक्रिया सर, वक्त कम है, दलहन पर भी बातचीत करनी है, एक और नोटिफिकेशन है और हमारे साथ बिमल कोठारी जी हैं। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद लौटेंगे तो पीली मटर पर बात करेंगे, क्योंकि लगातार बिमल कोठारी जी डिमांड कर रहे थे कि या तो इसके इंपोर्ट को रोका जाए या ड्यूटी को बढ़ाया जाए। आखिर क्यों ये बात नहीं बनी, मार्च तक अब रुकना पड़ेगा उन्हें, ये चर्चा करेंगे ब्रेक के बाद। छोटे से ब्रेक का वक्त है, लौट रहे हैं बिमल जी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं मुनाफे की मंडी। अब बात कर लेते हैं पल्सेस की, और खबर यही है कि पीली मटर का ड्यूटी फ्री इंपोर्ट की जो समय सीमा है उसे अब बढ़ाकर 31 मार्च 2026 तक कर दिया गया है। इस पर हमारे बात करने के लिए हमारे साथ बिमल कोठारी जी हैं, IPGA के चेयरमैन हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर। सर, आप लोगों की डिमांड थी कि इस पर ड्यूटी लगाई जाए या इसे रोका जाए इंपोर्ट को, बात तो नहीं सुनी गई सर? धन्यवाद विश्व मोहन जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि हम ये काफी समय से डिमांड कर रहे हैं कि अब जिसकी जरूरत नहीं है आप उसको बंद करें, लेकिन सरकार ने इस पे कोई संज्ञान नहीं लिया है। तो देखिए, ये जो कदम है सरकार का बड़ा ही निराशाजनक कदम है, सिर्फ इंडस्ट्री के लिए नहीं, किसानों के लिए भी बहुत बड़ा निराशाजनक कदम है। क्योंकि अगर आप देखेंगे ये जो येलो पीज है, इसका जो लैंडिंग कॉस्ट है, सामने अब रशिया की और कनाडा की क्रॉप को देखते हुए मैं समझता हूँ जो लैंडिंग कॉस्ट जो है वो लगभग 30 रुपए से 32 रुपए होगा। और जबकि हमारे यहाँ आप देख रहे हैं सरकार दूसरी दालों की जो खरीफ सीजन की जो खासकर दालें हैं जिनकी बुआई अभी होगी, उसकी दालों के आप MSP बढ़ा रहे हैं। तो तुअर की MSP 80 रुपया हो गई, और ये उड़द की MSP जो है 78 रुपीज हो गई, लगभग जो मूंग की जो MSP है लगभग 88 रुपीज हो गई। तो एक तरफ तो आप MSP के भाव बढ़ाते जा रहे हैं, दूसरी तरफ आप दालों का इम्पोर्ट, सस्ती दालों का, बहुत ही सस्ती दालों का इम्पोर्ट कर रहे हैं, उस पे कोई बिना लगाम लगाए हुए। तो इससे क्या है कि मैं समझता हूँ ये जो डिसीजन है ये अपने आप में बड़ा कंट्राडिक्शन है। एक तरफ आप महंगा, एक आप MSP बढ़ा रहे हैं और दूसरी तरफ आप सस्ती दालें इंपोर्ट कर रहे हैं। इससे जो किसानों को है बहुत नुकसान होगा। ये जो मैसेज जो है किसानों को बहुत गलत मैसेज जाएगा, और मैं नहीं समझता हूँ कि इसमें किसानों को प्रोत्साहन मिलेगा। रादर जो हमारा जो आत्मनिर्भरता का जो कदम है, जो सरकार ने आत्मनिर्भरता का कदम उठाया कि 2030 तक हम भारत को आत्मनिर्भर कर देंगे दालों में, तो मुझे नहीं लगता है। रादर मुझे लगता है जो अभी लास्ट ईयर हमारा जो इम्पोर्ट है लास्ट फाइनेंशियल ईयर में 7.3 मिलियन टन, लगभग 73 लाख टन का हमने रिकॉर्ड इम्पोर्ट किया था 2024-25 में। और मेरा ऐसा मानना है कि अगर इसी तरह की पॉलिसी रही कि सस्ता इम्पोर्ट आता रहा तो मैं समझता हूँ कि हमारे यहाँ उत्पादन बढ़ेगा नहीं, और हम एक जो हमारे यहाँ तेलों में जो हुआ था, एडिबल ऑयल्स में हुआ था, हमारी वही सिचुएशन बन जाएगी। और हम लगभग 2-3 सालों में आप देखेंगे जो हमारा इंपोर्ट है 10 से 12 मिलियन टन हो जाएगा। तो सरकार को इस पे फिर से इस डिसीजन को रिकंसिडर करना चाहिए। इसमें हमारे पूरे जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं देश में, सबका नुकसान है, और मैं समझता हूँ कि सरकार को इसको रिकंसिडर करके इसके या तो दालों पे 50% ड्यूटी, येलो पीज पे 50% ड्यूटी लगाए, और नहीं तो इसको बिल्कुल बंद करें। और मेरा सरकार से एक अनुरोध और रहेगा कि दालों में एक डायनेमिक ड्यूटी स्ट्रक्चर होना चाहिए। जो भी दालें बहुत सस्ती इंपोर्ट हो रही है उन पे आप उतनी ड्यूटी लगाएं ताकि जो उसका जो मिनिमम जो लैंडिंग कॉस्ट है वो है तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस के आसपास हो, या
उससे थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो, लेकिन बहुत ज्यादा इस तरह का बहुत ज्यादा आप देखेंगे जो हमारे यहाँ पीली मटर को हम एक येलो चने का सब्स्टिट्यूट मानते हैं। चने का भाव जो है एमएसपी 56.5 रुपया और पीली मटर जो आगे इंपोर्ट होगी वो 30-32 रुपये। तो एक बहुत बड़ा कंट्राडिक्शन है। आपको बता दो पिछले हफ्ते सीएससीपी ने भी, जो गवर्नमेंट एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की जो एक संस्था है, उन्होंने भी एक सरकार को स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन किया है कि आप येलो पीस का जो है इंपोर्ट या तो बंद करें या उस पर इतनी ड्यूटी लगाएं कि जो उसका इंपोर्ट है वो मिनिमम सपोर्ट प्राइस के आसपास हो। लेकिन सरकार ने इसमें संज्ञान नहीं लिया है और मुझे ये बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा है कि अभी इसकी बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि हमारे यहाँ जब पीली मटर का 5.5 साल बाद बंद करने के बाद सरकार ने जब इंपोर्ट 2023 में किया था, उसमें हमारे यहाँ दालों के दाम बहुत बढ़े हुए थे, क्योंकि हमारे यहाँ एल नीनो का इफेक्ट था, हमारा प्रोडक्शन कम हुआ था। लेकिन अब वो सिचुएशन से हम बिल्कुल बाहर निकल गए, हमारे यहाँ प्रोडक्शन अच्छा है। अभी जो भी दालों के अगर आप ध्यान भाव देखेंगे सभी दालों के तो सब एमएसपी के नीचे हैं। बिल्कुल सही बात है, सारे दालों के दाम एमएसपी के नीचे हैं। और अगर आपको इंपोर्ट करना भी है तो कम से कम ये रखना चाहिए कि जो लैंडिंग कॉस्ट है एमएसपी के आसपास ही हो। ऐसा ना हो कि यहाँ पर वापस से खाने के तेल की तरह हमारी निर्भरता दलहन में भी बढ़ती जाए, इंपोर्ट पर निर्भरता बढ़ती जाए। ये चिंता इंडस्ट्री की तरफ से बिल्कुल जायज़ है। देखते हैं सरकार रिकंसीडर करती है, बीच में भी कुछ फैसले होते हैं, वो उस तरह के फैसले होते हैं या नहीं। फिलहाल ये किसानों के लिहाज से तो बहुत अच्छे फैसले नहीं है, कंज्यूमर्स के लिहाज से अच्छे फैसले हो सकते हैं। शुक्रिया सर, आपने वक्त दिया और हमारे दर्शकों को बताया कि आपकी डिमांड क्या है, इंडस्ट्री क्या चाहता है, ये आपने अपनी राय रख दी। शुक्रिया देवया गगलानी साहब, आपका बिटपन आपका। आज बहुत ज़्यादा वक्त नहीं मिला, कई सारी खबरें थी। अगले एपिसोड में ज़रूर आपसे खास बातचीत होगी। शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का। मुनाफे की मंडी में इतना ही, बाकी खबरों के लिए आप बने रहें। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो हम आपके लिए लेकर आएंगे एफएम जंक्शन। जल्द लौटते हैं।